गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का इतिहास का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 2। वो था भारत में राष्ट्रवाद इसका हम लोगों ने 2 क्लास देख चुके हैं। हम लोग अब तीसरा क्लास है, पार्ट 3 है इसका। देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इससे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आ, आज हम लोग उसके अगला जो टॉपिक है वह है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जा रही है। इस संधि के कारण खलीफा के तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए यह आंदोलन की शुरू कर गई थी, जो मुंबई में महाराष्ट्र में अली बंधु ने 1919 ईस्वी में इस समिति का यानी खिलाफत समिति का गठन किया था। 1919 ईस्वी में मुंबई में अली बंधु ने। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया था? तो महात्मा गांधी खिलाफत का मुद्दा उठाने का मुख्य कारण था, अंग्रेज जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों को जो वादा खिलाफी किया गया था, यानी जो धोखा दिया गया था, उससे उससे क्रुद्ध होकर के यानी उसी के बदले में महात्मा गांधी ने सोचे थे कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए ही हमें इसे परास्त करना होगा। यानी भारत को आज़ादी तक ले जाने में हिंदू और मुस्लिम की एकता का होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा यह उद्देश्य जो है सफल हो सकता है। इसलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम का एकता में बल मिले और दोनों मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई में अपना अहम योगदान दे। इस ये तुर्की का ये मैटर खलीफा का, लेकिन इसका असर भारत में भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था और दोनों हिंदू मुस्लिम को मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना था, ऐसा गांधी जी सोचे थे। इसलिए गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का भारत में समर्थन किया और यहाँ पे आंदोलन भी हुआ पूरे भारत में। अब देखते हैं आगे है हिंद स्वराज। यानी तो देख लिया कि हिंदू मुस्लिम एकता को एक दूसरे के समीप लाने के लिए अखिल भारतीय आंदोलन करना पड़ा। खड़ा नहीं किया जाए, क्योंकि इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा मुद्दा उठाया था। अभी ये पढ़ लिया है। अब अगला है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज यह गांधी जी द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध एक पुस्तक है। यह क्या है? पुस्तक है जो जिसकी रचना महात्मा गांधी ने किए थे। हिंद स्वराज पूछेगा, हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। किसका है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। यानी यह पुस्तक मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, किस किस विषय पर इसमें लिखा गया है? मुख्य रूप से तो ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया। यानी इसमें भारतीयों से अपील की गई थी कि ब्रिटिश हमारा किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहा है, ये सारे बात का जिक्र गांधी जी ने इस पुस्तक में हिंद स्वराज में किया है। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग क्यों क्यों जरूरत पड़ा असहयोग आंदोलन का? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो सहयोग भारत ने ब्रिटिश को दिया था युद्ध में, बहुत सारे अपने सैनिक भेजे थे, बहुत सारे धन संपत्ति खदान भी दिए थे। भारत के द्वारा दिया गया था ब्रिटिश को रूप में। यहाँ से सैनिक भी को भी भर्ती करके भेजा गया था। कुछ सैनिक खुद से गए थे पैसे कमाने के लालच से, कुछ सैनिक को जबरदस्ती ले गई थी, और कुछ सैनिक देश देश के दृष्टिकोण से भी गए थे कि अगर आज हम
ब्रिटेन का सहयोग करेंगे तो कल हमें आज़ादी देने में यह मतलब हमें आज़ाद ये जल्द कर देगा, हमारे देश को आज़ादी दिला देगा। तो इस भावना से भी बहुत सारे अ, जो सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, वह ब्रिटेन ब्रिटेन के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था, यानी सहयोग किया था। लेकिन जब भारत के साथ जब ब्रिटिश ने धोखा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में धोखा दिया कि अ, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया कि अब हम ब्रिटेन को कोई सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि अगर यहाँ ब्रिटिश आया था व्यापारी बन करके और यहाँ पे शासक बन गया, इसका सबसे पीछे कारण था कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका सहयोग प्राप्त होना। अगर भारतीय लोग शुरू से उनका सहयोग नहीं करते तो यहाँ कभी भी शासक नहीं बन सकता था, भारत गुलाम नहीं हो सकता था। लेकिन भारतीय लोग हैं उसे इतना सहयोग प्रदान किया हर चीज में कि उसका मनोबल बढ़ते बढ़ते एक व्यापारिक कंपनी से एक गवर्नमेंट स्थापित किया भारत में, और भारत को गुलाम करके और अपना शासन चलाया और गुलाम बना कर औपनिवेशिक राष्ट्र बना करके यहाँ से बहुत सारे धन दौलत लूटते रहे, भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत क्षति पहुंचाई। तो गांधी जी ने इसीलिए असहयोग आंदोलन चलाया कि अगर हम भारतीय किसी भी स्तर किसी भी तरह का सहयोग अगर हम ब्रिटिश को नहीं दे तो वो भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी हम पे वह शासन अधिक दिनों तक नहीं कर गया। जब हम सहयोग ही नहीं करेंगे तो उसको परेशानी होगा और वह भारत छोड़कर यहाँ से चल जाएगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी। इस कारण से असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था। तो आगे देखते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इस सब पॉइंट को याद रखना है। 1909 ईस्वी कहेगा, पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज की रचना कब की गई थी, तो 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उसके साथ सहयोग किया, अभी बताए हैं, और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे, यानी एक व्यापारी से शासक बन गया और इतना बड़ा विशाल जनसंख्या वाला राज्य भारत को, समृद्ध भारत को गुलाम बना लिया। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी, यानी उसकी स्थिति खराब हो जाएगी और स्वराज आ जाएगा। स्वराज, स्व मतलब अपना, राज मतलब अधिकार, यानी अपना राज, यानी हम भारतीयों का राज, हमारे ही देश में हमें अपना राज नहीं है, हमारे हमारे अनुसार हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो हम अपना राज खुद करें अपने देश में, अपने जीवन का खुद मालिक बने, खुद शासक बने अपने देश का, हम खुद का शासक रहे, दूसरा हम पर शासन न करे। तो ये क्या होगा, स्वराज आ जाएगा, यानी अपना राज आ जाएगा, यानी हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो गांधी जी को विश्वास था कि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसी सोच से महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे। और आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन के कारण, यानी असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण जो है, प्रथम महायुद्ध यानी विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इसको महायुद्ध भी बोला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध यानी महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, यानी अधिकार, अतिरिक्त अधिकार देने के स्थान पर अंग्रेजों ने भारतीयों को, भारतीय जनता को उल्टे क्या करना शुरू कर दिया था, शोषण करना शुरू किया था। अंग्रेज वादा किया था कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में हमें लड़ाई में सहयोग कीजिए, हम उसके बाद आपका हम सहयोग करेंगे, आपको आज़ादी दिलाने में सहयोग करेंगे या कुछ संवैधानिक अधिकार देंगे भारतीयों को। लेकिन वो उल्टा क्या करने लगा था कि भारतीय जनता का शोषण करने लगा, इसलिए इस कारण भी असहयोग आंदोलन को शुरू करना पड़ा। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, मुकर जाना यानी जो वादा किया था कि
हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको आज़ाद करेंगे, लेकिन वो वैसा स्वराज प्रदान नहीं किया, उससे मुकर गया, धोखा दिया। रॉलेट एक्ट का पारित होना, बताया है रॉलेट एक्ट के बारे में, पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून बोलते हैं। इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। इस कानून के तहत किसी भी राजनीतिक जो कैदी बंदी होते हैं उनको बिना किसी कारण के उनको 2 साल तक थानों में, जेलों में बंद करके रखा जा सकता है, बिना कोई सुनवाई के, बिना केस के, बिना वकील के, बिना जज, बिना कोर्ट, कोई कोई जरूरत नहीं, बस उसको सीधे बिना कारण भी उसको क्या कर सकता था, 2 साल के लिए जेलों में बंद कर रख सकता था। तो रॉलेट एक्ट का भी पारित होना जो है असहयोग आंदोलन का कारण बना। तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जालियांवाला बाग में यह नरसंहार हुआ था, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें जनरल डायर्स ने गोली चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर और बहुत सारे हजारों भारतीय मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, इस कारण भी लोग बहुत खफा थे, गांधी जी भी बहुत सारे इससे बहुत नाखुश थे, दुखी थे, इस कारण भी असहयोग आंदोलन करना पड़ा। अगला है कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। यानी असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कहा? कलकत्ता अधिवेशन में इसे पारित किया गया था 1920 में, और 1920 से ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पूछेगा किस अधिवेशन में शुरू किया, पारित हुआ असहयोग आंदोलन सर्वसम्मति से, तो वो कलकत्ता 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। अब है अगला है असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। इसमें क्या क्या प्रस्ताव था, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, यानी अंग्रेजी सरकार कुछ लोग, भारतीय लोगों को, विद्वानों को, समाज सेवी, राजनेता जो भी भारतीय थे, उनको वो क्या दिया था, उपाधि दी गई थी, उपाधि दिया था। उपाधि जैसे महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को भी उपाधि दी गई थी, बहुत सारी उपाधि बहुत भिन्न भिन्न नेताओं और समाज सेवी को दिया गया था। वो सब उपाधि जो है क्या कर दिया गया, वापस करना प्रस्ताव में पारित हुआ कि हम लोग अपना उपाधि जो है सो क्या करेंगे, वापस कर देंगे, यानी जो हमें उपाधि मिला था उसको हम छोड़ देंगे। अगला है सिविल सिविल सर्विस सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार, यानी यहाँ पे इन सभी संस्थानों का बहिष्कार किया गया। भारतीय बहिष्कार करने का के लिए प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग ये जितने भी संस्थाएं हैं, सिविल सर्विसेज है, सेना है, कोर्ट, पुलिस है, कोर्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय है, सबों का क्या करना है, बहिष्कार करना है। अगला देखते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं यानी जो विदेशी का मतलब है कि इंग्लैंड से जो आ रहा है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत, मतलब ब्रिटिशों का यहाँ हुकूमत था, तो दूसरे देश से तो आने देगा नहीं, वह कहाँ से आ रहा था सामान यहाँ बन करके, और विदेश यानी ब्रिटेन से ही आता था, और यहाँ से कच्चे माल ले जाता था ब्रिटिश, अंग्रेज हमसे, और उसी माल से वस्तुएं बना करके सस्ते में कच्चे माल ले जाता था, और वस्तुएं का निर्माण करके फैक्ट्रियों में हमें अधिक दामों पर हमें क्यों ही हमारे देश में बेचता था। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित हुआ असहयोग आंदोलन में। तीसरा अगला था, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। अगर इतना करने के बाद अगर फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर अपनी नीतियों से जो जो नए नए नीति कानून लाद रही है भारतीय नागरिकों पर, वो वापस नहीं करती है या उससे नहीं रोक लगाती है, अगर आगे ऐसा करते रहा तो हम तो
क्या किया जाएगा, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करेंगे। यह प्रस्ताव पारित किया गया कलकत्ता अधिवेशन में, जो 1920 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन पूर्ण बहुमत से पारित हुआ था। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। तो इस आंदोलन से संबंधित जो कांग्रेस का विभिन्न प्रकार के अधिवेशन हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है सितंबर 1920 का। सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो किस पर हुआ था? तो असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा। यानी सितंबर में जो असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से पारित हुआ और उसमें क्या स्वीकृति प्रदान की गई कि असहयोग आंदोलन की जो अन्य नेता थे, भारत के जो भी मुख्य नेता के अलावा जो भी अन्य नेता थे, वो नेता लोग भी क्या किए कि स्वीकृति दे दिए कि हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन होना चाहिए। उसके बाद दिसंबर 1920 में क्या होता है कि स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। सितंबर में जो स्वीकृति मिली सभी नेताओं का, उसमें यह संकल्प पारित किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन दिसंबर 1920 में क्या हुआ कि उस पर मोहर लग गई फाइनली कि हमें अब क्या करना है, असहयोग आंदोलन शुरू कर देना है। मोहर लगा, सभी जो मेंबर थे, सदस्य थे बैठक में जो उपस्थित इस जो अधिवेशन हुआ था उसमें मोहर लगा, सभी लोगों का साइन हुआ, सहमति बनी और इसकी शुरुआत पर भी सहमति बन गई कि कैसे, कब, किस तरह से हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना है। ये सारा फाइनल हो गया दिसंबर 1920 के अधिवेशन में। के बाद आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अलग अलग जो मत था, धाराएं था, वो क्या था वो देखते हैं। तो इसमें जो पहला है असहयोग, यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। यानी इस आंदोलन में सभी वर्ग ने इसमें मिलजुल कर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, असहयोग आंदोलन में अपना सहमति दी थी। परंतु क्या था कि प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। जितने वर्ग थे आंदोलन में जो सहयोग कर रहे थे, सभी वर्गों का अपना अपना कुछ क्या था, आकांक्षा था। आकांक्षा मतलब कि उनको अपना कुछ विचार था कि अगर हम इस आंदोलन से जुड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी हमें भी ये सुविधा मिलेगी। तो सभी वर्गों को क्या था, आकांक्षाएं थी। उसके बाद है सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न भिन्न था। स्वराज यानी जो आजादी था उसका अर्थ सभी वर्गों का अलग अलग था, एक मत नहीं था। यानी सभी लोग का कॉमन, यानी कॉमन बिल जो होता है, यानी एक समान जो सभी लोग का जो उद्देश्य था, एक उद्देश्य सभी लोग का नहीं था। यहाँ पे स्वराज का जो अर्थ सभी वर्ग लगा रहे थे उस सबका अर्थ अलग अलग था, यानी सबका एक समान मत नहीं था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया, एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। यानी इस आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी वर्ग के लोग थे, उन सभी लोग का एक ऐसा सोचना था कि स्वराज का मतलब, यानी जब हमें आज़ादी मिल जाएगा तो क्या होगा, सभी कष्ट और मुसीबत खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत विकट परिस्थिति थी।
आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी स्तर पर भारत बहुत ही खाई में गिरा हुआ था भारत के आज़ादी के बाद। और लोग क्या सोच रहे थे कि हम इस सभी कष्ट और मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी, जो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। अ- कष्ट आज़ादी के बाद भी हुआ। जो हमारे नेता थे, जो हमारे प्रधानमंत्री, जो भी थे उस समय के बड़े बड़े ओहदे पर जो नेता थे, उन्होंने भारत को बहुत ही मेहनत से, खून पसीने से भारत को सींच करके आज इतना डेवलप जो हम लोग कर चुके हैं, उन नेताओं लोग का बलिदान है। उस समय भारत के पास न आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति अच्छी थी, न सामाजिक स्थिति अच्छी थी, न उद्योग धंधे थे, न कृषि था, कुछ भी सही से नहीं था। और यहाँ पे भूखमरी, अकाल और दयनीय स्थिति भारत में थी। इस कारण उस शुरू में भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे समस्याओं का यह घोर अपार भंडार था, जिसे धीरे धीरे कर करके हमारे जो नेता थे उस समय, उससे पार करके आज भारत को यहाँ तक पहुँचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना है, यानी शहर में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया, इसके बारे में देखेंगे। तो चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। यानी जो जो खादी का कपड़ा था वो अधिक महंगा था। महंगा होने के कारण जो गरीब गरीब वर्ग के जो लोग थे, वह इसका ज़्यादा दिन तक इसको खरीद कर पहन नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो गरीब थे, पैसे की कमी थी और खादी का कपड़ा उस समय महंगा था। जबकि मिल का जो कपड़ा था, जो विदेशी, जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ बेचा जाता था, जो फैक्ट्री आया था, वह सस्ता था। उसे लोग खरीदने में सहूलियत मानते थे, क्योंकि उसका कम खर्च में आ जाता था। इस कारण ये क्या हुआ कि मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके। अगर बहिष्कार करते तो पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं रहते, क्योंकि खादी का कपड़ा सीमित था और था भी तो बहुत महंगा था, जिसे वो खरीद नहीं सकते थे। इस कारण फैक्ट्रियों में बने जो विदेशी वस्त्र था, उसका वो अधिक दिनों तक बहिष्कार नहीं कर सके। उसके बाद है वैकल्पिक वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। मतलब वैकल्पिक भारतीय संस्थान, जो जो समय संस्थान थे, वह वहाँ नहीं थे, यानी सभी जगह मौजूद नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सके। यानी हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। जो हमारे पास संस्थान थे, स्कूल कॉलेज, जो भी संस्थाएं थी सरकारी, वो बहुत कम थी, जिसका उपयोग जो है सभी जगह नहीं, क्योंकि सभी जगह रहता तभी तो सभी लोग के पहुंच पहुंच पाता, लेकिन सभी जगह नहीं था। इसका जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सके, यानी मजबूरी हो गई थी कि अंग्रेजों का दिया हुआ या जो संस्था था उसका करना मजबूरी हो गया था, उसको बहिष्कार नहीं किया जा सकता था। ये भी कारण था। अगला है, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गया। अब जब असहयोग आंदोलन में पारित किया गया था कि स्कूल, कॉलेज, कोर्ट वगैरह सबका बहिष्कार करना है, तो शुरू तो हो गया, लेकिन बाद में समस्या क्या हुआ कि छात्रों को पढ़ाई के लिए क्या हो गई, सुविधा में कमी हो गई, पढ़ाई बंद हो गया। जो शिक्षक थे उनका रोजी रोजगार छिन गया, वकील थे उनका भी रोजी रोजगार छिन गया। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुई, समस्या आई। उसके बाद छात्र और शिक्षकों ने क्या किया, लास्ट में स्कूल जाना शुरू कर दिया। और वकील सब जो था वो अदालत में, कोर्ट में जा कर के काम करना शुरू कर दिया, यानी जो जो भी सरकारी संस्था थी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। इस कारण से भी असहयोग आंदोलन में आगे चल कर के क्या हुआ, बाधक बना। उसके बाद अगला है असहयोग असहयोग आंदोलन की समाप्ति।
अब किस कारण से हुआ असहयोग आंदोलन की समाप्ति, तो देखते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। कोई पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के समाप्त करने का सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या था, तो चौरी चौरा कांड था। क्या था? चौरी चौरा कांड था। इसके कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं चौरी चौरा कांड क्या था। चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा जो घटना हुआ था यूपी में हुआ था फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहीं पे हुआ था। और कब हुआ था? फरवरी 1922 में हुआ था। इसमें क्या होता है, गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी। यानी इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, नो टैक्स यानी कर नहीं देने का आंदोलन शुरू किया था। और इसी आंदोलन के को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर, यानी जो आंदोलन कर रहे थे भारतीय नागरिक, उन पर क्या था? पुलिस ने गोली चला दी। इस गोली चलाने के कारण जो आंदोलनकारी थे वो बहुत क्या हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। उस गुस्सा के कारण लोग ने हिंसक हो गए, यानी कुछ करने पर आतुर हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। सभी आंदोलनकारी मिलकर के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें थाना में आग लगा दिया। पुलिस स्टेशन मतलब थाना, थाना में क्या कर दिया? आग लगा दिया। आग लगाने के कारण वहां पे बहुत सारे जो अंग्रेजी सिपाही थे, अंग्रेजों का सिपाही मर जल करके मरे थे। तो यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हुई थी। इससे इससे क्या हुआ कि गांधी जी जो है बहुत ही, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं चाहते थे, वह जो भी अनशन वगैरह करते थे अहिंसात्मक रूप से करते थे। तो इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए इस घटना से, चौरी चौरा कांड से। और इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किए? वापस ले लिए। अब है सबने अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है? सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है क्या है, तो 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। कांग्रेस के कुछ नेता भी आंदोलन से थक से गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। यानी ये जो घटनाएं घट रही थी उस समय, जिस समय जो काउंसिल जो गठन हुआ था, जो हुआ था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, तो यहाँ के जो नेता थे वो क्या थक से गए थे, आंदोलन करते करते मन से हार चुके थे। तो वो क्या किए थे कि अगर हम लोग अंग्रेजी सिस्टम में जाएंगे, नेता बनकर हो या कोई भी पद पर जाते हैं, तो अंग्रेजी सिस्टम में आने के बाद भी उनके नीतियों का विरोध किया जा सकता है। इस कारण से लोग जो है अंग्रेजों के साथ बड़े बड़े पदों पर जाना शुरू कर दिए। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद भी हुआ। यानी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, यानी खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भारतीय नेताओं में क्या हुआ? बहुत सारे आपसी मतभेद हुआ भारतीय नेताओं में। और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन किया गया ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में
के चुनाव में हिस्सा ले सके। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? जनवरी 1923 में। मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और वो भी राजनेता थे भारत के। तो स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और यह गठन इसलिए किया गया था ताकि परिषद का जो चुनाव था, जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो परिषद का चुनाव था, उसमें वो हिस्सा ले सके, यानी चुनाव में खड़ा हो सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई और ग्रामीण इलाकों में भी भारी उथल पुथल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, सारे चीज हम लोग एक पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जा रहे हैं। आज का वीडियो क्लास समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो पार्ट 4 में आएगा, ये चूंकि ये बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए एक एक बात को है, याद करना है, अच्छा से ध्यान से इसको समझना है, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के को हम लोग थोड़ा सा परिचय के रूप में पढ़े हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे साइमन कमीशन क्या है, क्यों आई थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, इसे क्यों भगाया गया, सारे बात इसमें पढ़ेंगे कि कौन सपोर्ट किया, कौन विरोध किया, क्यों किया, सारी चीज़ें हम लोग इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ग्लोबल स्टडीज जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वह बिहार बोर्ड से संबंधित मैट्रिक और इंटर का जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों को, वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। आप लोग को अगले मंथ से हमारा सेट प्रैक्टिस भी आ रहा है और सभी लोगों को संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, एक एक बात पर ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। फिर आगे मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर के, साइमन कमीशन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।